थी। दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम क्या है? बड़े पुत्र का नाम है राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का नाम है राज्यवर्धन। ठीक है। पुत्री का नाम है राजश्री। तीन संतान मैंने बताई, उन तीन संतानों में राज्यवर्धन बड़े पुत्र है, राजश्री पुत्री है और हर्षवर्धन छोटे पुत्र है। राज्यवर्धन की तीन संतानें हैं। तीन संतानों में राज्यवर्धन बड़ा पुत्र है और राजश्री पुत्री है और हर्षवर्धन छोटा पुत्र है। अब देखिए होता क्या है कि इस राजश्री का विवाह होता है कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ। समझना, परिस्थितियां यदि आपके समझ में आ गई तो निश्चित रूप से ये जो आपका हर्षवर्धन और वर्धन पुष्यभूति वंश का सारा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक बार देखना है। राजश्री जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री है, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन है, इस राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ होता है। कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ इसका विवाह होता है और ये बाणभट्ट ने इस मोखरी वंश को, कन्नौज के मोखरी वंश को सूर्य वंशी बताया है। हालांकि ये जो आपका प्रभाकर वर्धन जो है वो अपनी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने स्वयं को चंद्रवंशी बताया है और यहां पर कन्नौज के मोखरी वंश को सूर्यवंशी बताया गया है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि राजश्री का विवाह कहां होता है? कन्नौज में होता है और इनके पति का नाम क्या है? ग्रहवर्मा। इनके पति का क्या नाम है? ग्रहवर्मा। ठीक है। अब ये ग्रहवर्मा के साथ इनकी शादी हो जाती है। तभी एक परिस्थिति ऐसे होती है, देखिए यहां पर 3-4 चैप्टर आपको ये ध्यान रखना है किस प्रकार परिस्थितियां विपरीत होती जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये सामान्य हमने समझ लिया। 605 के अंत में लगभग पंजाब में हूणों का आक्रमण होता है, क्योंकि आपको पता है गुप्त शासक ये जो हर्षवर्धन है वो गुप्तोत्तर काल में इसके का अध्ययन किया जाता है और गुप्तों के पतन के बाद भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए थे। उनमें से कुछ मैं आपको बता दूं, बंगाल में गुप्तों के पतन के बाद में बंगाल में गौड़ वंश का शासन स्थापित होता है। पंजाब में हूण होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। पंजाब में हूणों का शासन है। कामरूप में वर्मन का शासन है। यहाँ पर छोटे छोटे राज्य यहाँ पर गुप्त काल में जो शक्ति शून्यता की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। वल्लभी में मैत्रकों का शासन स्थापित होता है। कन्नौज में मोखरी वंश का शासन स्थापित होता है, जो मैंने अभी बताया। मोखरी वंश के राज्यवर्धन के यहाँ राजश्री का जो है यहां पर विवाह होता है, तो ये कन्नौज में मोखरी है। इसके अलावा मगध और मालवा में उत्तर गुप्तों का शासन होता है। ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में चालुक्य वंश का शासन यहां पर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है गुप्त काल के तुरंत बाद बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है और इसी क्रम में आपके जो कन्नौज में ये आपका जो है थानेश्वर में आपके वर्धन वंश का अभ्युदय होता है। इस वर्धन वंश के में जब यहां पर प्रभाकर वर्धन जो है शासन कर रहे थे, उसी समय पंजाब में हूणों का आक्रमण होता है। पंजाब में किसका आक्रमण होता है? पंजाब में हूणों का आक्रमण होता है। जब पंजाब में हूणों का आक्रमण होता है तो उस स्थिति में प्रभाकर वर्धन ने राज्यवर्धन को और हर्षवर्धन दोनों को हूणों के दमन के लिए पंजाब में भेजता है। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों को पंजाब में हूणों के दमन के लिए भेजते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं उस स्थिति में देखिए राज्यवर्धन जो है वो राज्यवर्धन हूणों के दमन में लगे हुए रहते हैं, लेकिन जो आपके हर्षवर्धन है वो पीछे शिकार खेलने के लिए रुक जाते हैं। जब वो शिकार खेल रहे होते हैं उसी समय एक दूत, देखिए एक दूत है, दूत का नाम है कुरंगक। समझना इसको, कुरंगक नाम का एक दूत है, वो आकर हर्षवर्धन को यह सूचना देता है कि आपके पिता प्रभाकर वर्धन की स्थिति खराब है, वो मृत्यु शैया पे हैं और आपको याद किया है। समझना बात को, प्रभाकर वर्धन ने राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को पंजाब के हूणों के दमन के लिए भेजा था। उस समय जब वो वहां पर दमन कर रहे थे, वहां से पीछे से कुरंगक नामक एक दूत जाकर उनको सूचित करता है कि प्रभाकर वर्धन जी की तबीयत ठीक नहीं है। जब उनको आपके हर्षवर्धन को ये बात पता चलती है तो तुरंत वापस राजमहल में आते हैं और राजमहल में आते ही प्रभाकर वर्धन ने हर्षवर्धन से यह वायदा चाहा कि आप गद्दी पर बैठेंगे। अब चूंकि राज्यवर्धन बड़े भाई थे, हर्षवर्धन छोटे थे, इसलिए हर्षवर्धन की कभी भी यह इच्छा नहीं थी कि वो आपके सिंहासन पर यहां पर बैठे। कुछ देर बाद में राज्यवर्धन वहां आ जाते हैं और तभी दोनों भाई एक दूसरे को मनाते हुए दिखते हैं। राज्यवर्धन चाहते हैं कि हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे और हर्षवर्धन चाहते हैं कि राज्यवर्धन चूंकि बड़े हैं तो वो सिंहासन पर बैठे। जब ये सारी वार्तालाप चल रही होती है उसी समय एक दूत आता है, संवादक नामक एक दूत आता है। ठीक है। कुरंगक का आपका ध्यान रखना है, कुरंगक भी दूत है और संवादक भी दूत है। अब ये संवादक क्यों आता है और किसका दूत है? देखिए बात को समझना, राजश्री जो है वो प्रभाकर वर्धन की पुत्री है। हमने बात की थी, ये राजश्री जो है वो प्रभाकर वर्धन और यशोमती की पुत्री है और इसका विवाह कहां हुआ था? कन्नौज के मोखरी वंश के ग्रहवर्मा के साथ। कन्नौज के मोखरी वंश के ग्रहवर्मा के साथ। अब यहां पर देखना, ये जो संवादक वाला प्रकरण है वो तभी समझ में आएगा जब नीचे वाली लाइन आपको समझ में आएगी। देखिए मालवा में इस समय शासक हैं देवगुप्त। मालवा में कौन है? देवगुप्त। और बंगाल या गोड में शासक है शशांक।
अब ये शशांक कौन से हैं? ये शशांक वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटा दिया था। ये शशांक वही शशांक है जिसने हजारों की संख्या में जो स्तूप हैं, बौद्ध स्तूप हैं, उनको धराशायी करवा दिया था। कई बौद्ध भिक्षुओं को मारा दिया था, क्योंकि ये प्रबल कट्टर हिंदू शासक थे शशांक, और इस वजह से ये आपके जो है प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन, इनसे थोड़ा सा इनका मनमुटाव रहता था। तो ये बंगाल के जो शशांक हैं बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं। बंगाल के शशांक चतुर हैं। इस बंगाल के शशांक ने मालवा के देवगुप्त को एक प्रलोभन दिया। मालवा के देवगुप्त ने क्या दिया? प्रलोभन दिया। क्या प्रलोभन दिया? कि हम दोनों मिलकर कन्नौज के गृहवर्मा को मार देते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो गृहवर्मा का जो भी राज्य है उसको हम दोनों आधे आधे कर लेंगे। तो ये प्लानिंग किसकी थी? शशांक की। बताया किसको? देवगुप्त को। तो देवगुप्त ने क्या किया? देवगुप्त ने इसको खत्म कर दिया। किसको? गृहवर्मा को खत्म कर दिया देवगुप्त ने, ठीक है। अब जब गृहवर्मा को खत्म कर दिया तो ये जो दूत है संवादक नामक दूत ने ये वाली सूचना जाकर किसको दी? ये दोनों भाई हर्षवर्धन और जो है राज्यवर्धन, जब ये एक दूसरे को मनाने में लगे हुए थे कि आप शासक बनो, आप शासक बनो, उसी समय राजश्री का दूत आता है। राजश्री के दूत का क्या नाम है? संवादक। संवादक ने आके दोनों भाइयों से ये कहा कि मालवा के देवगुप्त ने क्या कर दिया? मालवा के देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को चौरांगना के समान कैद में कर दिया। इसलिए वहां का सिंहासन रिक्त है और आप अपनी बहन की रक्षा कर सको तो कर लो। तो ये गृहवर्मा का जो की हत्या के बाद में संवादक को राजश्री ने भेजा था अपने भाइयों को सूचना देने के लिए, ठीक है साथियों। अब ये जैसे ही संवादक से समाचार प्राप्त होते हैं, बड़े भाई राज्यवर्धन ने वहां से प्रयाण किया देवगुप्त को दंडित करने के लिए। ये मालवा के देवगुप्त हैं, उनको दंडित करने के लिए वहां जाते हैं और देवगुप्त को युद्ध के द्वारा उसको वहां पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। यहां पर राज्यवर्धन ने देवगुप्त को खत्म कर दिया। अब देखिए परिस्थिति किस प्रकार हो रही है। देवगुप्त ने तो गृहवर्मा को खत्म कर दिया और राज्यवर्धन ने देवगुप्त को खत्म कर दिया, ठीक है। अब कौन बच रहा है? बंगाल का जो शशांक है वो बच रहा है, ठीक है। अब ये सारी परिस्थितियां हो गई। इसके बाद में जब मालवा के देवगुप्त की हत्या हो गई, उसके बाद में छद्म यानी कोई बहाना बनाता है और ये जो शशांक है वो चाहता है राज्यवर्धन को मारना। इसलिए धोखे से इस राज्यवर्धन को शशांक ने अपने दरबार में बुला लिया। धोखे से शशांक ने राज्यवर्धन को अपने दरबार में बुला दिया और वहां पर इसकी भी हत्या कर दी। तो राज्यवर्धन मारा गया किसके हाथों? शशांक के हाथों। हाँ, शशांक के हाथों, ठीक है। देवगुप्त मारा गया किसके हाथों? राज्यवर्धन के हाथों। गृहवर्मा किसके हाथों मारा गया? देवगुप्त के हाथों। तो अभी 3 मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, ओके। अब सारा प्रसंग चल रहा है उसी समय अब ये जब राज्यवर्धन मारे गए तो वापस कौन जाएगा? अश्वारोही। इसकी सूचना एक वो देते हैं, एक अश्वारोही है, उसका नाम है कुंतल। तो कुंतल नाम के एक घुड़सवार ने यह सूचना वापस जाके हर्ष को दी। क्या सूचना दी? ये सारा विवरण जो हमने पढ़ा है कि मालवा के देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या की, राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की और शशांक ने राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया। ये सारी सूचना कौन दे रहा है? कुंतल नाम का जो अश्वारोही है वो ये सूचना दे रहा है। किसको? हर्षवर्धन को, ठीक है। अब हर्षवर्धन जब इस बात को सुनता है तो इस शशांक को दंडित करने के लिए वहां से प्रस्थान करता है। लेकिन यह हर्षवर्धन प्रस्थान करता है, लेकिन इस प्रस्थान से पूर्व यानी उसको शशांक को दंडित करने से पूर्व वह अपनी बहन राजश्री को बचाना चाहता है, क्योंकि ये जो कुंतल है, कुंतल ने यह भी सूचना दी थी कि राजश्री निराश होकर अपने भाई की मृत्यु और पिता की मृत्यु के बाद निराश होकर राजश्री कहां चली गई है? विंध्याचल के पर्वतों में चली गई है और संभवतः वो सती होकर अपना जो है प्राण त्यागना चाहती है। तो हर्षवर्धन को इस समय जो पहला कार्य जो हर्षवर्धन को करना था वो ये करना था कि वो अपनी बहन के प्राणों की रक्षा करे। इसलिए जैसे ही कुंतल अश्वारोही से उसको ये सारी सूचना मिली तो वह अपनी सेना सहित गोड़ के शशांक नरेश को दंडित करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले राजश्री को बचाना चाहता है। तो एक बौद्ध भिक्षु है साथियों, एक बौद्ध भिक्षु है दिवाकर मित्र। बौद्ध भिक्षु का क्या नाम है? बौद्ध भिक्षु का नाम है दिवाकर मित्र। इस दिवाकर मित्र के सहयोग से विंध्याचल के पर्वतों में अपनी बहन राजश्री को ढूंढ निकालता है और उसको सती होने से बचा लेते हैं, ठीक है। इसी समय जब वो दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को बचा पाने में सक्षम होते हैं, उसी समय एक दूत और आकर मिलता है, उसका नाम है हंस बेग। इस दूत का क्या नाम है? हंस बेग। इस हंस बेग नाम के दूत ने एक संदेश दिया। उसने ये कहा कि मैं भास्कर वर्मा का दूत हूं और भास्कर वर्मा चूंकि शशांक और देवगुप्त, मालवा के देवगुप्त और गोड़ के शशांक
दोनों से शत्रुता रखते थे, तो देवगुप्त मारा जा चुका है और अब शशांक को वो चाहता है कि दोनों मिलकर उस शशांक की हत्या करें, वध करें, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। इसलिए भास्कर हंसबेग नामक जो दूत है उसके माध्यम से भास्कर वर्मा और राज्यवर्धन दोनों एक साथ होते हैं और उनके बीच एक टाइप होता है, एक समझौता होता है कि शशांक के पराजय के बाद में दोनों मिलकर उसको परास्त करेंगे और जब वो परास्त हो जाएगा उस स्थिति में उसका जो भी साम्राज्य है उसको आधा आधा हम बांट लेंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार ये सारी परिस्थितियां होती हैं। अब यहां पर दो पात्र और रह गए, एक तो पोनी रह गया, एक भंडी रह गया। तो यहां पर पोनी, ये ध्यान रखना, ये पोनी है वो ग्रहवर्मा का एक मंत्री था और इस जब ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है, राजश्री विंध्याचल के जंगलों की तरफ चली जाती है, तब पोनी के नेतृत्व में यहाँ के जो आपके कन्नौज के जो मंत्री और आम जनता है वो पोनी के नेतृत्व में एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर ये फैसला करते हैं कि ये जो कन्नौज का राज्य है वो हर्षवर्धन को सौंपा जाए और वही वहां से प्रशासन करे। तो ये सारी घटनाएं 606 की हो रही हैं। पोनी की बात की, इसके अलावा एक भंडी नाम और आता है हर्षवर्धन को जब हम पढ़ते हैं, तो भंडी का वैसे ज्यादा कोई साक्ष्य प्राप्त योगदान है नहीं। इतना सा ध्यान रखना है कि भंडी जो है वो आपके यशोमती के भाई थे और इस भंडी का योगदान राजश्री के विवाह में हल्का सा था, बाकी ऐतिहासिक कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा एक गुप्त शासक है महासेन गुप्त। इस महासेन के दो पुत्र थे, कुमार गुप्त और माधव गुप्त। कुमार गुप्त और माधव गुप्त हर्षवर्धन के शासन में, हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। यह भी बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलता है कि ये तो एक सामान्य सी बात हो गई कि हर्षवर्धन कौन था, प्रभाकर वर्धन कौन था, किस प्रकार जो है उनका शासन स्थापित हुआ, ये सारी चीजें। लेकिन अब हमें पता कैसे चलता है, क्या सोर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हर्षवर्धन ने ये अमुक अमुक काम की। ठीक है, तो सबसे पहले हर्षवर्धन को जानने के लिए कुछ तो साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, कुछ मृदभांड हैं, कुछ ताम्रपत्र हैं, है ना। तो कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम हर्षवर्धन और उसके काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी के पहला स्रोत है आपका, एक पुस्तक है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र ने जो है, ये हर्षचरित्र जो पुस्तक है वो बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में इस पुस्तक की रचना की है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में 8 उच्छ्वासों में इस पुस्तक की रचना की है, हर्षचरित्र की। इसमें जो पहले 3 उच्छ्वास अर्थात अध्याय हैं उसमें तो बाणभट्ट की खुद की जीवन गाथा है, उसके खुद का जीवनी है, और अंतिम 5 जो उच्छ्वास या लेसन्स या अध्याय हैं उसमें हर्ष के जीवन, चरित्र, उपलब्धि, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन इत्यादि के बारे में सूचना प्राप्त होती है। तो बाणभट्ट की जो पहली पुस्तक है हर्षचरित्र, उससे हमें हर्षवर्धन, वर्धनवंश या पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी जो पुस्तक है वो है आपकी कादंबरी। ये कादंबरी नामक पुस्तक है वो भी आपके बाणभट्ट ने लिखी थी और ये भी संस्कृत भाषा में। ठीक है, इस कादंबरी नामक जो पुस्तक है उसके 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध लगभग 2/3 भाग है और उत्तरार्ध लगभग 1/3 भाग है। तो पूर्वार्ध जो है वो ऐसा मानते हैं कि बाणभट्ट ने खुद ने लिखी थी और जो उत्तरार्ध का भाग है 1/3 इस पुस्तक का वो लिखा था पुलिंद भट्ट नामक एक लेखक है, उसने ये लिखी थी। और इस जो आपकी पुस्तक है कादंबरी, उसकी विषय वस्तु है चंद्रपीड़ और कादंबरी की प्रणय कथा है। चंद्रपीड़, राजकुमार चंद्रपीड़ और कादंबरी की प्रणय कथा का इसमें वर्णन है और इस कथा के माध्यम से हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन संबंधित संपूर्ण पुष्यभूति वंश की जानकारी इसमें हमें प्राप्त होती है। तो ये जानकारी का 2 सोर्स हुए। इसके अलावा ये एक थोड़ा सा इसमें जानकारी के स्रोत हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हर्षचरित्र जो है उसमें प्रभाकर वर्धन को ये उपमाएं दी हैं जो कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। पूर्ण हरिण केसरी, पूर्ण रूपी मृग के लिए सिंह के समान, ये उपमा है, उपाधियां हैं। सिंधु राज ज्वर, सिंध के शासक के लिए ज्वर के समान। गुर्जरों का प्रजाघर, निद्रा, गुर्जरों का निद्रा भंग करने वाला, किसको कहा है? ये सारी उपाधियां प्रभाकर वर्धन की है। ठीक है, गांधार रूपी गज के लिए महामारी, ये भी आपके हर्षचरित्र में आपके प्रभाकर वर्धन की उपाधि है। लाटों को लूटने वाला और मालवराज रूपी लता का उच्छेद परख, ये सारी उपमाएं आपके प्रभाकर वर्धन की हैं जो हर्षचरित्र में बताई गई हैं और परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब देखिए, अभी थोड़ा सा जो मैंने बताया था वो एक बार एक ड्रा करके मैंने बताया, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखिए, थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन है और पहली परिस्थिति होती है थानेश्वर पर जो प्रभाकर वर्धन बैठे हुए हैं और पंजाब में हूणों का आक्रमण होता है। जब पंजाब में हूणों का आक्रमण होता है तो प्रभाकर वर्धन अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को पहले भेजते हैं और पीछे पीछे हर्षवर्धन को भी भेज देते हैं। हर्षवर्धन पीछे है, शिकार खेलने में लग जाता है। कुरंगक नामक एक जो दूत है वो जाकर प्रभाकर वर्धन की बीमारी और उसकी मरणशैया पर होने की सूचना हर्ष को देता है। हर्ष वापस थानेश्वर आ जाता है। थानेश्वर जब हर्ष आता है तो प्रभाकर वर्धन हर्ष से ये वायदा करवाते हैं कि वो सिंहासन पर खुद बैठेंगे, क्योंकि ये जो आपका प्रभाकर वर्धन है वो भी राज्यवर्धन की अपेक्षा करता हर्षवर्धन को ज्यादा योग्य समझते थे। ये पहली परिस्थिति होगी। तो ये कुरंगक नामक दूत का रोल आपको समझ में आ गया। कुरंगक नामक दूत है जो हर्ष को थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन की बीमारी की सूचना देते हैं। पहली बात होगी, पहला ये हो गया। इसके अलावा अब दूसरा जो है वो देखिए, दूसरी परिस्थिति होती है यहां पर मोखरी वंश के ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के देवगुप्त द्वारा कर दी जाती है। मोखरी वंश का ग्रहवर्मा कौन है? राजश्री के पति हैं। ये मालवा का देवगुप्त है, वो मोखरी के ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब ये जो सूचना है वो वापस जो है यहां पर पहुंचती है। तो फिर क्या होता है,
राज्यवर्धन आता है और देवगुप्त को खत्म कर देता है, लेकिन राज्यवर्धन को धोखे से बुलाता है शशांक भुजंग, जिसको गोडाधिपति या बंगाल का अधिपति मानते हैं, तो राज्यवर्धन को ये बुला के यहां पर राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। इस बात की सूचना कौन देता है? इस बात की सूचना कुंतल नामक हर्षवारोही हर्ष को देता है, और हर्ष को जब यह सूचना मिलती है तो वापस यहां पर जो है इस शशांक को दंडित करने के लिए वो आता है, लेकिन रास्ते में मैंने आपको बताया था बौद्ध भिक्षु हैं दिवाकर मित्र, ये दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को विंध्याचल के जंगलों में खोज निकालते हैं और उसको मरने से बचाते हैं। इसके अलावा इसी समय में एक भास्कर वर्मा का एक दूत है हंसबेग, वो भी आके हर्ष से मिलता है और वो दोनों मिलकर शशांक को परास्त करने के लिए एक योजना वो बनाते हैं। तो ये सामान्य सी बात थी, आगे चलते हैं। अब वो जो हम बात कर रहे थे हर्ष के बारे में कैसे पता चलता है, तो यहां पर तीसरी पुस्तक है वो आर्य मंजूश्री मूलकल्प है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है वो महायान बौद्ध धर्म की पुस्तक है, ये महायान बौद्ध धर्म की पुस्तक है और 7वीं 8वीं सदी में का इसमें वर्णन है। इसमें कुल 1000 श्लोक हैं और इस आर्य मंजूश्री मूलकल्प का पहला प्रकाशन जो है वो 1925 के वर्ष में गणपति शास्त्री द्वारा इसका प्रथम प्रकाशन किया गया। ठीक है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के भारत की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कुल 1000 श्लोक हैं और 1925 में गणपति शास्त्री नामक एक विद्वान ने इसका पहली बार प्रकाशन किया था। साथ ही इसमें दो महत्वपूर्ण बातें आपको और ध्यान रखनी है। वो दो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है? एक तो इस पुस्तक में आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक पुस्तक में हर्ष के लिए केवल है शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हर्ष के लिए केवल है शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है और साथ ही हर्ष को वैसे बताया है, वैसे मतलब बढ़िया। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि 7वीं 8वीं सदी में महायान बौद्ध धर्म की यह पुस्तक है और इसमें कुल 1000 श्लोक हैं। 1925 में गणपति शास्त्री नामक विद्वान ने इसका पहली बार प्रकाशन किया था और इस पुस्तक के बारे में हर्ष के लिए केवल है शब्द का प्रयोग किया है और ये पुस्तक में ये बताया गया है कि हर्ष वैश्य था, जाति से बढ़िया था, ये इसमें बताया गया है, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा हर्ष के शासनकाल से संबंधित कुछ और साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास हैं। हर्ष की पुस्तक है। हर्ष की पुस्तक कौन कौन सी है? पहली पुस्तक है आपकी रत्नावली, दूसरी नागानंद और तीसरी प्रियदर्शिका। हर्ष खुद विद्वान था, हालांकि ये एक जो है विवाद का विषय है। इतिहासकार कहते हैं कि हर्ष इतना ज्यादा साहित्यिक जो है उसमें ख्याति, इतनी प्रतिभा नहीं थी। ये सारी पुस्तकें किसी अन्य लेखक ने लिखी थी, लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने उसको पैसे देके या कुछ आर्थिक सहायता करके अपने नाम से ये कृतियां लिखवाई थी। तो ये खैर विवाद का विषय है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हर्ष की जो रचनाएं हैं वो पहली रचना है आपकी रत्नावली, 4 अंकों में विभक्त है। इस रत्नावली में सिंगल देश की राजकुमारी रत्नावली और वत्स के राजकुमार उदयन के बारे में इसमें बताया गया है। हर्ष की 3 पुस्तकों में पहली पुस्तक है आपकी रत्नावली, 4 अंकों में विभक्त है और सिंगल की राजकुमारी रत्नावली और वत्स के राजकुमार उदयन के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। इसके अलावा दूसरी जो पुस्तक है वो है आपका नागानंद 5 अंकों में विभक्त है और विद्याधर राजकुमार जिमुत वाहन और सिद्ध कन्या मलयवंती के प्रेम प्रसंग की इसमें व्याख्या की गई है। तीसरी पुस्तक जिसके बारे में हर्ष के बारे में हमें पता चलता है हर्ष के द्वारा लिखी गई है प्रियदर्शिका 4 अंकों में विभक्त है और वत्सराज महाराज दृढ़वर्मा के द्वारा और प्रियदर्शिका का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। तो ये कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं जिसके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा एक 5वां जो साक्ष्य है वो है हर्षवर्धन के समय आपको पता है 629 ईस्वी के लगभग जो है एक चीनी यात्री आया था हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी है सीयू की और इस सीयू की के बारे में हर्ष और समकालीन भारत के बारे में काफी कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त होती हैं। हर्षवर्धन हेनसांग की जो पुस्तक है सीयू की उसमें भी जो है हर्ष को फीरो या वैसे बताया गया है। ठीक है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा एक साहित्यिक साक्ष्य जिसके बारे में हमें हर्षवर्धन के बारे में सूचना प्राप्त होती है, हेनसांग के एक मित्र थे ह्यूली, क्या नाम था? ह्यूली। हेनसांग के मित्र ह्यूली द्वारा जो है इस एक पुस्तक लिखी गई थी हेनसांग की जीवनी। हेनसांग के मित्र हैं ह्यूली और ह्यूली द्वारा हेनसांग के जीवन पर उसकी एक पुस्तक लिखी गई थी हेनसांग की जीवनी। और इस हेनसांग की जीवनी जो पुस्तक है वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बील नाम के एक विद्वान है, अंग्रेज हैं, उन्होंने ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिज्म या ए बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड नाम से एक पुस्तक अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, तो बील नाम के विद्वान ने इसका ट्रांसलेशन किया था और इस पुस्तक में भी ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में भी काफी कुछ हेनसांग और समकालीन भारत के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए साथियों, एक विद्वान हुए हैं 671, हालांकि हर्षवर्धन के मृत्यु की काफी बाद आए। इत्सिंग 671 ईस्वी में आए थे, तो इत्सिंग ने भी हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी तक भारत में की यात्रा की और उसका यात्रा वृतांत अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक विद्वान है, जापानी विद्वान है तुक्सु। ये जापानी विद्वान है तुक्सु ने इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन नामक एक पुस्तक जो है आपके इत्सिंग के यात्रा वृतांत पर आधारित अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हमारे पास उपलब्ध है। उस पुस्तक को पढ़ने से भी हमें हर्षवर्धन और उसकी काल के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसके साहित्य के योगदान के बारे में हमें काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है।
इसके अलावा अब देखिए, ये तो साहित्यिक साक्ष्य हैं, ये साहित्यिक साक्ष्यों से हमें ये आपके हर्षवर्धन के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं जिससे हमें हर्षवर्धन के काल के बारे में पता चलता है। अब पुरातात्विक साक्ष्यों में एक तो आपका ताम्रपत्र है और एक ऐहोल प्रशस्ति है। ऐहोल प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम बात करेंगे। ताम्रपत्र दो प्राप्त हुए हैं, हर्षवर्धन के समय के दो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, एक तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र और एक मधुबन ताम्रपत्र। बांसखेड़ा ताम्रपत्र जो है वो हर्ष संवत 22 अर्थात 628 ईस्वी, क्योंकि हर्ष संवत जो है वो 606 ईस्वी में जब हर्ष का सिंहासनारोहण होता है उसी समय 606 में हर्ष संवत शुरू होती है और ये काल है 628 का। तो इसका मतलब 628 में 606 निकलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 22 हर्ष संवत यहां पर डेट आएगी। तो 22 हर्ष संवत का कौन है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है। और कब मिला था बांसखेड़ा ताम्रपत्र, 1894 ईस्वी में यूपी के शाहजहांपुर जिले में बांसखेड़ा नामक स्थान से ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। और इस ताम्रपत्र में ये बताया गया है कि ये हर्षवर्धन ने बालचंद और भट्ट स्वामी नामक दो ब्राह्मणों को, भारद्वाज गोत्र के दो ब्राह्मण हैं, उनको ये ताम्रपत्र दिया था। और इस बांसखेड़ा ताम्रपत्र पे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पर हर्ष के खुद के हस्ताक्षर खोदे हुए हैं, हस्ताक्षर इसमें है, तो ये आपके हर्ष के हस्ताक्षर युक्त है, इसलिए ये हम यहां पर बांसखेड़ा ताम्रपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो दूसरा ताम्रपत्र है वो मधुबन ताम्रपत्र है। ये यूपी के आजमगढ़ जिले के यूसी तहसील में ये मिला है और ये हर्ष संवत 25 का है। तो हर्ष संवत 25 का मतलब आपको पता है 631 ईस्वी का हो गया, क्योंकि 606 इसमें हम जोड़ लेंगे। और इस मधुबन ताम्रपत्र में हर्ष द्वारा श्रीवस्ती भुक्ति के सोमकुंड नामक ग्राम को दान देने का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। तो समकालीन जो भी साहित्यिक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है, उसके बारे में कोई भी बात है तो निश्चित रूप से हमें उस काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी निश्चित रूप से हमें प्राप्त होती है। एक जो है ऐहोल प्रशस्ति, देखिए हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम देखते हैं, लेकिन जब हर्षवर्धन अपनी दिग्विजय नीति को जारी रखते हैं और दक्षिण में गोदावरी नदी के पास पहुंचते हैं, दक्षिण पश्चिम में उस समय चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का शासन है और पुलकेशिन द्वितीय को वो हरा नहीं पाते और वहां पर उनकी पराजय होती है। और ये साक्ष्य, ये जो सूचना है वो हमें ऐहोल नामक जो प्रशस्ति है उससे पता चलता है। एक जैन विद्वान है रविकीर्ति नामक जैन विद्वान ने ये ऐहोल प्रशस्ति लिखी है संस्कृत भाषा में, ठीक है। इस ऐहोल प्रशस्ति में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है और इसी प्रशस्ति में रविकीर्ति ने इस युद्ध में हर्ष की पुलकेशिन द्वितीय के हाथों पराजय का वर्णन किया है। तो ये कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिसके माध्यम से हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हर्षवर्धन के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जानकारी के, उसमें दो मोहरें भी हैं। तो दो मोहरें हैं, एक नालंदा से प्राप्त हुई है और एक सोनीपत से प्राप्त हुई है। इन दोनों मोहरों से भी हमें पता चलता है, सोनीपत की जो मोहर है उस पर हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन लिखा हुआ है और ये दोनों नालंदा से प्राप्त और सोनीपत से प्राप्त जो दोनों मोहरें हैं, उन दोनों मोहरों में राज्यवर्धन से लेकर हर्षवर्धन तक के शासनकाल का विस्तार से वर्णन इसमें है, ठीक है। अब देखिए एक मृदभांड भी हर्ष के समय का मिला है, भिटोरा मृदभांड। 1904 में यूपी के फिरोजाबाद जिले में भिटोरा से एक विशाल मृदा भांड मिला है, मतलब मिट्टी का बर्तन मिला है, उसमें काफी कुछ मुद्राएं मिली हैं। 289 मुद्राएं मिली हैं, इसमें 280 तो आपके हर्ष की हैं और 9 मुद्राएं आपके प्रभाकर वर्धन की हैं और इन पे नाम लिखा है शिलादित्य और प्रतापशील। शिलादित्य का अर्थ लगाया गया है कि ये शिलादित्य और कोई नहीं था, हर्ष था, और प्रतापशील का अर्थ लगाया गया है, साम्यता स्थापित की गई है प्रभाकर वर्धन के साथ। इस प्रकार जो है मोहरे भी उनसे मिल रही है, भिटोरा मृदभांड भी मिला है, यहाँ पर कई ऐहोल अभिलेख भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये सारी चीजें जो है हमें आपके जो हर्षवर्धन के काल के बारे में विस्तार से काफी कुछ जानकारी उपलब्ध करवाती है। अब आगे हम बात करेंगे वे साक्ष्य जिससे ज्ञात होता है कि हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म का उपासक था, बाद में जो है वो आपके बौद्ध धर्म को ज्यादा मानना शुरू कर दिया था। सारी परिप्रेक्ष्य में हम एक दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे।